अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है रेजोनेंस, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। आपके चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक नंबर है 14.10। अगर इसे प्रीवियस आप लोगों ने हमारा जो टॉपिक है जो कि फोर्स फ्री और फोर्स ऑसिलेशन है वो आप लोगों ने नहीं देखा, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वो टॉपिक आप लोग जरूर देख कर आए, ताकि आपको रेजोनेंस की क्या आए समझ आए। अब जो रेजोनेंस को हम लोग जब स्टडी करेंगे ना, इसका हम अगर मीनिंग देखते हैं ना उर्दू के अंदर, इसका मतलब होता है हम आहंगी। लेकिन फिजिक्स के अंदर इसका जो मतलब होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाए, मैच कर जाए। क्या कर जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट होती है। उस रेजोनेंस की वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन कोई एक सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या कर ले, कवर कर ले, मतलब जितनी वाइब्रेशन वो एक सेकंड के अंदर क्रिएट करे, उसको आप लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम का नाम दे देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स ऑसिलेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर एक सेकंड के अंदर सपोज कि इसने जितनी भी वाइब्रेशन क्रिएट की और हमने कहा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, इस टाइम भी इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, कुछ ही हम कहते हैं कि सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूं, यहाँ पे आए तो मैं फोर्स अप्लाई करूं, ये आगे की तरफ जाए, देन मैं क्या करूं, फोर्स अप्लाई। एक सेकंड के अंदर मेरा हाथ आगे और पीछे, मतलब हमारे हाथ की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 हर्ट्ज। फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 1 हर्ट्ज है। तो आपकी अप्लाइड फोर्स और आपके पास ये जो सिस्टम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब आपस में क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, तो आपका सिस्टम जो है वो एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है, इनहांस। मतलब कि पहले ये इस तरह से मोशन कर रहा था, ओके हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर फोर्स का अप्लाई करूंगा ना, तो ये कुछ यूं मोशन करेगा, कुछ इस तरह से। एम्पलीट्यूड मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अप्लाइड फोर्स और आपकी जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी है उन दोनों की जो है वो क्या हो गई है, एक दूसरे के इक्वल हो गई है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, देन आप लोगों को समझाते हैं हमारे पास रेजोनेंस होता क्या है। द फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन या ऑसिलेटर, ठीक है, बिकम्स मैक्सिमम, कि हमारा कोई सिस्टम जो है वो क्या करे, ऑसिलेशन को परफॉर्म करे, और ऑसिलेशन करते हुए उसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, मतलब मैक्सिमम हो जाए हमारे पास। जैसे कि ये एक वेव है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना ज्यादा ये हमारे पास क्या करे, कवर करे, उसको आप लोग किसी का नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं। ये आपको पेंडुलम बना के भी हम लोग समझा देंगे। When the frequency of the external driven force becomes equal to the natural frequency of the system, यहाँ पर हमारे पास जो ड्रिवन फोर्स है या एक्सटर्नल ड्रिवन फोर्स जो है हमारे पास, वो एक्चुअल में हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन है। फोर्स ऑसिलेशन वो ऑसिलेशंस होती हैं जब आप सिस्टम के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। आपके फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों आपस में क्या करें, मैच करें, तो हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस क्रिएट होती है। उस रेजोनेंस की वजह से हमारे पास ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या करता है, इनहांस करता है। ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पेंडुलम बना देता हूँ, ठीक है। ये एक पेंडुलम है, सपोज इसकी मेन पोजीशन, हमने इसको अपने हाथ में पकड़ा, पकड़ने के बाद मैं किसी इसको इस पोजीशन के ऊपर लेके आया, किसी ए के ऊपर, यहां से और यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x0, और ये क्या करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे अपनी मेन पोजीशन की तरफ। मेन से निकलने के बाद किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, बी की तरफ, यहां से यहां तक भी हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, x0। ये यहां से जब वापस जाए मेन की तरफ और वापस कहां पे आए, ए की तरफ, तो इसने क्या की, 1 वाइब्रेशन की, क्या की, 1 वाइब्रेशन। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम जो है ऑफ सिस्टम वो कितनी है, 1 हर्ट्ज है। यहां पे आने के बाद मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, मीन्स ये पेंडुलम था, ये कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे आने के बाद मैंने फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर, यहाँ से तो मैंने फोर्स अप्लाई की, तो मैं देखता हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड पहले से क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, देन ये यहाँ पे आया, देन यहाँ पर आया। ओके, अब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पेंडुलम के ऊपर, ये एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब सपोज कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स वो भी मेरे पास क्या है, 1 हर्ट्ज है। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास, सेम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम करने से क्या होगा कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, पहले था मीन से और यहां तक x0, अब हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका ये जो पेंडुलम है वो किसी इस पोजीशन के ऊपर आएगा, मीन कि यहां से
और यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ अब वो हमारे पास क्या है x नॉट। और ये जितना ज्यादा एक्सट्रीम डिस्टेंस को कवर करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज। इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो है, जो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करे वो ज्यादा से ज्यादा करेगा। ओके, तो अब हम जो है ना, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देन आप लोगों को जो है वो हम लोग पॉइंट भी समझा देते हैं। वो हमें कहते हैं पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम। पीरियोडिक फोर्स का मतलब है कि आप जो सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो 1 सेकंड के अंदर ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर। मींस कि 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, और 1 हर्ट्ज से आप लोग अपने जो है जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। 1 सेकंड के अंदर ये आप लोग यूं गया हाथ और यूं आया, ये 1 सेकंड है हमारे पास, यूं गया और यूं आया। मतलब हर सेकंड के अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से फोर्स के अप्लाई कर रहे हैं, और उस फोर्स के अप्लाई करने से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 1 हर्ट्ज की आ रही है। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फोर्स का नाम दे देंगे। अब हमें कहेगा कि पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम। हम सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करेंगे। उस फोर्स के अप्लाई करने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज। एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज। मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, पहले ये था। जैसे ही हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई की तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा जो पेंडुलम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, अपनी पहली पोजीशन से और ज्यादा आगे की तरफ जाता है। ओके, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द सिस्टम। सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी को अपने अंदर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो अब इसको अब मैं प्रूव भी कर देता हूं मैथमेटिकली। चूंकि हम लोग प्रीवियस जो है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आए हैं, उसमें हम लोगों ने एक चीज देखी थी जो हमारे पास होती है हाफ के एक्स का स्क्वायर। अगर मैं देखूं 1/2 भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, तो आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किस चीज के, आपके डिस्प्लेसमेंट के। अब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा, जितना कम डिस्प्लेसमेंट एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा कम। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस, हर फोर्स के अप्लाई के बाद मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, मैक्सिमम, मतलब कि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा था। एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा, तो एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारे पास। तो ये होता है रेजोनेंस। इसको हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझ लेते हैं। अब सपोज करें कि आपके पास ना 6 पेंडुलम है। ओके, यहाँ पर ए और ए प्राइम इन दोनों की लेंथ सेम है, जो कि है L1 L1। बी और जो बी प्राइम है इन दोनों की लेंथ सेम है। सी और जो सी प्राइम है इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम। मैं क्या करता हूं, इस पेंडुलम सी को पकड़ता हूं और बाहर की तरफ यूं किसी एक पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेस करता हूं। डिस्प्लेस करने के बाद मैं इसको क्या करता हूं, अपने हाथ से रिलीज। तो पेंडुलम क्या करेगा, यूं आगे की तरफ मूव करेगा अपनी मेन पोजीशन के आगे, मतलब मेन पोजीशन के आगे और पीछे क्या करेगा, अपनी वाइब्रेशंस को दोहराएगा। ओके हो गया। अब जब ये वाइब्रेशन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा, तो हमारे पास ये जो रॉड लगा हुआ है, ठीक है, ये रॉड है और ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिनके साथ हमने हेड्स को अटैच किया है, इस रॉड के अंदर ना वाइब्रेशन क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, वाइब्रेशन। अब वो जो वाइब्रेशन है ना वो हमारे पास फोर्स ऑसिलेशन या ड्रिवन फोर्स का जो है वो काम करेगी। ओके हो गया। उस ड्रिवन फोर्स की वजह से मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये बाकी जो पेंडुलम है, जो कि ए बी सी प्राइम बी प्राइम और ए प्राइम, ये सभी क्या करेंगे, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है जो कि हमारे पास क्या है, ड्रिवन फोर्स है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ऑसिलेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमारे पास जितना एम्पलीट्यूड जो है वो पेंडुलम सी का होगा, बाकी का भी एम्पलीट्यूड ही उतना ही होगा, नहीं। तो देखें, आपका जो टाइम पीरियड होता है ना वो एक्चुअल में डिपेंड करता है आपके सिस्टम की लेंथ के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो सी है इसकी लेंथ L3 है और सी प्राइम की लेंथ क्या है, L3। जितना एम्पलीट्यूड हमारे पास पेंडुलम सी का होगा उतना ही एम्पलीट्यूड किसका होगा, हमारे पास सी प्राइम का होगा हमारे पास। ठीक है, ये मैक्सिमम मतलब सेम एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनकी लेंथ क्या है, सेम। और टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करते हो, ग्रेविटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास। उसके बाद इन दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास बी और बी प्राइम की जो लेंथ है वो हमारे पास कम है एज कंपेयर टू सी। यहाँ पर हमने ये जो बनाई हुई है, तो इसकी वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। किन से, सी से। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा कम है। उससे ज्यादा कम लेंथ हमारे पास किसकी है, ए और ए प्राइम की। इसकी वाइब्रेशन जो है वो इन दोनों से ही क्या होंगी, कम होंगे हमारे पास। ठीक है, वाइब्रेशन तो होंगी लेकिन हमारे पास क्या होंगी, कम होंगे। देते हैं। आई होप सो आप लोगों को जो है वो रेजोनेंस समझ आया होगा। देन हमारे पास इसके कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर सम यूज हैं इसके, और उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी आपको बता देते हैं। पहला इसका जो यूज है वो हमारे पास होता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि आपके पास ना माइक्रोवेव ओवन होते हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए। ओके, उसमें हम लोग क्या करते हैं,
अपने खाने को रखते हैं और खाने के बाद जो है वो ओवन को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव ओवन, इनमें ना एक मैग्नेट्रॉन लगा होता है। क्या लगा होता है? मैग्नेट्रॉन, जो कि हमारे पास क्या करता है, माइक्रोवेव जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? माइक्रोवेव। अगर मैं देखूं ना माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को, अगर मैं देखूं माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी को, तो वो हमारे पास होती है 2450 मेगा हर्ट्स। इनकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास होती है 12 सेंटीमीटर। ये बात आप लोगों ने बच्चों क्या रखनी है, याद रखनी है कि हमारे पास जो माइक्रोवेव है इनकी फ्रीक्वेंसी है 2450 मेगा हर्ट्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। अब आपका जो फूड होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास वाटर और फैट होता है। अब उनके अंदर होते हैं एटम्स। एटम हमारे पास क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो हमारे पास जो वाइब्रेशंस करते हैं ना, उनकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज से इक्वल होती है। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो खाने के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो एटम की वाइब्रेशन है वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट। मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा ना, तो वाइब्रेशन पहले से ज्यादा क्या होगी, फास्ट। अब वाइब्रेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, अपने अंदर फूड जो है वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा हमारे पास। तो ये काम होता है रेजोनेंस का किस चीज के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर। और यहाँ पर जो रेजोनेंस होती है ना, उसको आप लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रो, यहाँ पे मैं इसको रेज कर रहा हूं, उसको आप कहते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, तो आपने याद रखना है, ये हमारे पास एमसीक्यूज के क्वेश्चन, ये भी और ये भी हमारे पास देन। उसके बाद इसका जो यूज है वो होता है ट्यूनिंग अ रेडियो, रेडियो को ट्यून करने में। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पास जो रेडियो होते हैं ना, उनके साथ क्या लगी होती है, एक नोब लगी हुई होती है। मैं जब उस नोब को क्या करता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये, मैं इस नोब को क्या करता हूँ, जब रोटेट करता हूँ, तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, ट्यूनिंग, रेडियो को जो है वो क्या कर रहा होता हूँ, ट्यून कर रहा होता हूँ। जब मैं रेडियो को एक्चुअल में ट्यून करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूँ। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, तो वो हमारे पास एक खास फ्रिक्वेंसी की जो है वो वेव को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब आपकी जो स्पेस है, इसके अंदर ना डिफरेंट रेडियो चैनल की जो है वो वेव जो है वो आ रही होती है। ठीक है, सपोज कि आप लोगों को जो है वो एफएम सुनना है, एफएम 90, मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 90 हर्ट्ज। मैं क्या करूं, नोब को घुमाऊं और इलेक्ट्रॉन को क्या कराऊं, एक्सेलरेट कराऊं। एक्सेलरेट करवाने से वो जो वेव जनरेट करें, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, 90 हर्ट्ज हो जाए, मतलब कि ये रेडियो है। ठीक है, यहाँ पर नोब है। अब इससे निकलने वाली वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, ये वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी हो जाए, 90 हर्ट्ज। मतलब चैनल की फ्रीक्वेंसी और आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में क्या कर गई, मैच कर गई। तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होगी। अब रेजोनेंस क्रिएट होने से होगा क्या, कि आपको एफएम के ऊपर ये जो चैनल है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर जो है वो सुनाई देना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। वो सिर्फ तब होगा जब ये दोनों फ्रिक्वेंसीज आपस में क्या होंगी, मैच होंगी। अगर ये दोनों फ्रिक्वेंसीज आपस में मैच ना हो, तो चैनल के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारे पास एरर आ रहा होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास रेजोनेंस होती है, उसको आप लोग इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस हमारे पास ओके हो गया। ये दो हैं इसके यूज। उसके बाद इसका है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में देखें ना, तो हमारे पास है ब्रिज वाइब्रेशन। अब जो ब्रिज वाइब्रेशन है ना बच्चों, ये हमारे पास एक ऐसी वाइब्रेशन है लाइक जैसे कि सोल्जर। अब सोल्जर अगर हम देखें ना, तो वो सभी सोल्जर जो है ना, वो अगर अपना उसकी जो ट्रेड होती है ना, वो इस तरह से ट्रेन की जाती है कि अगर वो 100 सोल्जर हैं, तो 100 मेरे पास क्या कर रहे हैं, अगर राइट पांव ऊपर की तरफ उठा रहे हैं ना, तो सभी राइट उठाकर नीचे की तरफ रखेंगे। लेफ्ट उठा रहे हैं तो लेफ्ट उठाकर नीचे की तरफ रखेंगे। ओके, उनका जो है वो डिसिप्लिन कुछ इस तरह का होता है। अब जब वो क्या करते हैं, किसी भी एक लकड़ी के ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं ना, तो उन्हें ये बोला जाता है कि अपने स्टेप को क्या कर लें, ब्रेक कर लें। स्टेप ब्रेक का मतलब है कि आप रैंडम ब्रिज के ऊपर क्या करें, मूव करना स्टार्ट कर दें। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा एक्चुअल में इसलिए बोला जाता है कि जब भी सोल्जर जो है वो एक साथ क्या करेंगे, राइट पांव और एक साथ जो है वो लेफ्ट पांव उठाकर जो है वो नीचे रखेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, आपकी ब्रिज की जो फ्रिक्वेंसी है और उनके पांव से जो है वो क्रिएट होने वाली फोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, वो दोनों अमाउंट में क्या होंगी, इक्वल। और आपका जो लकड़ी का ब्रिज है वो क्या करेगा, अप एंड डाउन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। क्यों,
क्योंकि हमारे पास सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपकी फोर्स, जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हमारे पास ब्रिज क्या करता है, अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट करता है, और एक टाइम आता है कि वो ब्रिज क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब ऑसिलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ब्रिज क्या करेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। इसलिए उन्हें बोला जाता है कि अपने स्टेप को ब्रेक कर लें, ताकि हमारे पास रेजोनेंस क्रिएट ना हो। क्या क्रिएट ना हो, रेजोनेंस क्रिएट ना हो, और हम लोग ब्रिज जो है वो ब्रिज के जो है वो टूटने से बच सके या किसी भी हादसा का शिकार होने से बच सके। तो ये जो वाइब्रेशन होती है हमारे पास, इसको बोला जाता है मैकेनिकल वाइब्रेशन और मैकेनिकल रेजोनेंस, रेजोनेंस हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक और इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो हमारे पास है एरोप्लेन विंग। अब आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन होती है ना उसके दो विंग्स होते हैं। वो दो विंग्स जो है ना एक्चुअल में इसलिए होते हैं ताकि वो फोर्सेस को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें, और एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट क्या कर सके, मूव ऑन कर सके अपने पाथ के ऊपर। लेकिन हमारे पास उसमें जो डेंजरस सिचुएशन होती है ना वो हमारे पास ये होती है कि जब आपका एरोप्लेन जो है उड़ रहा होता है हवा के अंदर, उसमें ना तीन तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक हमारे पास होता है एरोडायनामिक फोर्स, उसके बाद होता है टर्बुलेंस फोर्स, और देन हमारे पास होती है इंजन वाइब्रेशन। अगर ये तीनों फोर्सेस क्या हो जाए, तीनों फोर्सेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। हमारे पास बैलेंस होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो वाइब्रेशन है मतलब कि जो रेजोनेंस है वो हमारे पास क्या होगी, ज्यादा क्रिएट होगी। तब रेजोनेंस जब हमारे पास ज्यादा क्रिएट होगी तो मेरे पास होगा क्या कि एम्पलीट्यूड जो है वो सिस्टम का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे आपका जो एरोप्लेन है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और अनबैलेंस होने की वजह से हम लोग जो है वो किसी हादसे का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो वहां पर इसका जो है वो डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो ये हमारे पास होता है रेजोनेंस। आई होप सो आप लोगों को रेजोनेंस जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।